आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने पिछले अध्याय अमेरिकी वर्चस्व सैन्य शक्ति के रूप में, अमेरिकी वर्चस्व ढांचागत अर्थ में और अमेरिकी वर्चस्व सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अध्ययन किया था। और हमने देखा कि अमेरिकी वर्चस्व पूरे विश्व में व्याप्त था। तो क्या हम ये माने कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाली कोई शक्ति है ही नहीं? इस अध्याय में हम उन्हीं शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो अमेरिकी वर्चस्व को आने वाले समय के अंतर्गत चुनौतियां दे सकते। इस अध्याय में हम जानेंगे यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का एक शक्ति के रूप में उदय। दूसरा, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में। तीसरा बिंदु हमारा रहेगा चीन के साथ ही भारत के संबंधों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह अध्याय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सबसे पहला है यूरोपीय संघ। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उससे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए? यानी यूरोप के नेता थे, उनके सामने दो प्रमुख सवाल थे। एक ये था कि क्या ये अपनी दुश्मनियों को दोबारा से शुरू करें, या दूसरा सवाल ये था कि क्या वे शांति और सहयोग की नीति अपना करके परस्पर आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा दें ताकि इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें दोबारा से सुधार हो सके। इसी सिलसिले में मार्शल योजना की शुरुआत हुई। सबसे पहले यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ उसकी शुरुआत होती है मार्शल योजना से। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के जो देश थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसी अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने के लिए अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना के तहत उनको आर्थिक मदद दी गई थी। यानी अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए एक ज़बरदस्त मदद की। इसी को विद्यार्थियों का जाता है मार्शल योजना। मार्शल योजना की दिशा में जो अगला कदम था, इसी के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। यानी यूरोप के देशों ने मार्शल योजना के तहत अपना जो अगला कदम था वो था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करना। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो इस संगठन के माध्यम से हुआ ये कि जो यूरोप के जो देश थे उन्होंने आर्थिक सहयोग की नीति अपनाई इस संगठन के माध्यम से। यानी ये एक ऐसा मंच था जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की। किसके माध्यम से? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना के माध्यम से। यानी सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुई थी मार्शल योजना। मार्शल योजना के माध्यम से अमेरिका ने जो यूरोप के देश थे उनकी आर्थिक मदद की थी। उसके बाद में 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। यह एक ऐसा मंच था जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों ने परस्पर व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया था, एक दूसरे की मदद की थी। इसी दिशा में फिर अगला कदम था 1949 के अंतर्गत यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था। यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था राजनीतिक सहयोग के लिए। यानी पहले क्या हुआ? मार्शल योजना की शुरुआत हुई, फिर आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से जो यूरोप के देश थे उनके अंतर्गत व्यापार और आर्थिक मामलों को बढ़ावा मिला। फिर 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। उसके माध्यम से राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई थी। यानी आर्थिक सहयोग तो पहले था इन देशों में, फिर राजनीतिक सहयोग के लिए 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था। यानी आर्थिक राजनीतिक सहयोग का मतलब ये है कि जो यूरोप के देश हैं वो परस्पर जो इन देशों के बीच जो विवाद होते हैं, जो मनमुटाव होते हैं, उनको दूर करने के लिए वो एक ऐसा मंच तैयार करें जिस मंच पर वो आकर के आपस में जो उनके जो आपसी जो मामले हैं, जो विवाद हैं, उन विवादों को वो दूर कर सके। इसी उद्देश्य से 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था। फिर अगला कदम है 1957 के अंतर्गत यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी का गठन हुआ था।
फिर अगला कदम था यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया था। जब सोवियत संगठन का पतन हो गया उसके बाद इस प्रक्रिया में और तेज़ी आई और 1992 में इसकी जो परिणति थी वो यूरोपीय संघ के रूप में हुई। यानी ये जो पहले जो संगठन था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है 1949 में यूरोपीय परिषद, यानी धीरे धीरे क्रम दर कदम यानी ये जो संगठन था इसका जो प्रभाव हो धीरे धीरे बढ़ता गया और अंत में 1992 के अंतर्गत इसकी जो परिणति है यानी इसका जो पहले जो संस्थाएं जो चल रही थी उनका जो अंतिम परिणाम था वो था यूरोपीय संघ के रूप में। तो इस प्रकार विद्यार्थियों सवाल ये बनता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यानी यूरोपीय संघ अस्तित्व में कब आया था? तो यूरोपीय संघ 1992 में अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार 1948 से शुरू हुई जो मार्श योजना के तहत जो यूरोप के अंतर्गत यूरोपीय देशों को एक मंच पर लाने के लिए जो शुरुआत हुई थी 1992 के अंतर्गत इसका जो अगला जो कदम था जो लास्ट कदम था वो था यूरोपीय संघ। यानी 1992 के अंतर्गत यूरोपीय संघ है वो अस्तित्व में आ गया था। अब देखो हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। यानी यह हम कह सकते हैं जो यूरोपीय संघ है वो है क्या, यह किन सिद्धांतों पर काम करता है, इसकी नीति क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति। यानी जो यूरोपीय संघ के अंदर के जो देश शामिल है इनकी एक समान विदेश नीति और एक समान सुरक्षा नीति है। यानी इन देशों की अलग अलग विदेश और सुरक्षा नीति होने के अलावा इन सभी देशों की एक समान विदेश नीति और इनकी सुरक्षा नीति भी है। अगला है आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग। यानी इन देशों के बीच में यानी यूरोप के देशों के बीच में आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग भी है। यानी जहाँ कहीं इन देशों के बीच में कोई आंतरिक मनमुटाव होता है इन मनमुटाव को ये जो देश हैं ये आपस में मिल करके सहयोग की भावना से इन मुद्दों का वो निपटारा कर लेते हैं। तीसरा है एक समान मुद्रा। यूरोपीय संघ है इसकी एक समान मुद्रा भी है। यानी यूरोपीय संघ के अंतर्गत जितने भी देश शामिल हैं इन सभी देशों ने मिलकर के अपनी एक समान मुद्रा का गठन कर लिया है। विद्यार्थियों उस मुद्रा का नाम है यूरो। यानी यूरोपीय संघ की जो एक सामूहिक मुद्रा है उसको यूरो मुद्रा के नाम से जानते हैं। आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप। यानी पहले जो यूरोप के देश हैं वो परस्पर व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एकजुट हुए थे, वो एक मंच पर आए थे और बाद में इस संस्था ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। राजनीतिक रूप का मतलब ये है कि बाद में ये एक राजनीतिक संस्था बन गई जिसके कारण ये जो देश हैं वो एक मंच पर आ सकते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और उनका वो समाधान ढूंढ सकते हैं। अगली विशेषता है कि इसकी एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। यानी यूरोपीय संघ है वो एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। यानी जिस तरह से एक देश होता है उसकी जो नीतियाँ होती है उसी तरह से यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मिल करके इसको एक राष्ट्रीय राज्य का रूप दे दिया है। अगली है विशेषता इसकी यूरोपीय संघ का अपना गान है, अपना झंडा है, स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा भी है। यानी यूरोपीय संघ जिस तरह से एक देश का अपना गान होता है, अपना झंडा होता है, अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, इसी तरह से जो यूरोपीय संघ है उसने भी अपना एक गान, झंडा और स्थापना दिवस और अपने मुद्रा का गठन कर लिया है। यानी कहने का मतलब है कि काफ़ी हद तक जो ये यूरोपीय संघ है ये एक राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। अन्य देशों के मामले में साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी है। साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी है। यानी इन यूरोपीय देशों की अलग अलग विदेश और सुरक्षा नीति होते हुए भी इन देशों की यानी यूरोपीय संघ के तौर पर इन देशों की एक साझी और विदेश नीति और एक सुरक्षा नीति है जिसके तहत वो विश्व के जो बाकी के देश हैं उनके साथ अपना जो मामला है
वो उनके साथ साझा करते हैं, तय करते हैं। नए सदस्य को शामिल करते सहयोग के दायरे में विस्तार हुआ, यानी यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो और भी जो देश हैं वो शामिल हो रहे हैं, और उनमें से जो पूर्वी सोवियत खेमे के यूरोप के राष्ट्र हैं, यानी जब सोवियत संघ का पतन हुआ था और उस टाइम जो भूतपूर्व सोवियत खेमे से जो पूर्वी यूरोप के जो देश अलग हुए थे, वो देश भी यूरोपीय संघ के अंतर्गत शामिल हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं। आगे अभी हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ का प्रभाव। तो यूरोपीय संघ है वो आज अपने शक्ति को इस तरह से बढ़ा लिया यूरोपीय संघ ने कि आज पूरे विश्व के अंतर्गत यूरोपीय संघ है वो अपना प्रभाव रखता है। तो यूरोपीय संघ है उसके प्रभाव को हम 3 तरह से देख सकते हैं। एक है यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव, दूसरा है यूरोपीय संघ का राजनीतिक प्रभाव, और तीसरा है यूरोपीय संघ का सैनिक प्रभाव। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विद्यार्थियों, अब अनुमान लगा सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ है वो किस तरह से अपना जो विकास है, प्रोग्रेस है, वो किस गति से कर रहा है। यानी 2016 के अंतर्गत यूरोपीय संघ है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी अमेरिका के बाद में यह है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दूसरा है इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है, यानी कि अमेरिका के लगभग समान है। यानी अमेरिका का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके लगभग समान आ पहुँचा है। तो यूरोपीय संघ का जो घरेलू उत्पाद है वो 17,000 अरब डॉलर है, जो लगभग अमेरिका के बराबर है। तीसरा इसका आर्थिक प्रभाव है इसकी साझी मुद्रा यूरो ने जो अमेरिकी प्रभुत्व के लिए खतरा पैदा कर रही है। यानी यूरोपीय देशों ने आपस में अपने एक साझी मुद्रा भी गठित कर ली है, यूरो। यानी इन्होंने इस उद्देश्य से इस मुद्रा का गठन किया है कि ताकि वो आपस में जो आर्थिक व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से वो इस उद्देश्य में सफल हो, इसलिए उन्होंने यूरो मुद्रा का गठन कर लिया है। और यूरो मुद्रा है इसका प्रभाव वो दिन दिन इस तरह से बढ़ रहा है कि आने वाले समय के अंतर्गत यह अमेरिकी प्रभुत्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अगला प्रभाव है यूरोपीय संघ का विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। यानी आज विश्व के अंतर्गत जो यूरोपीय संघ है इसकी जो विश्व व्यापार में जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। 5वां इसका आर्थिक प्रभाव है यूरोपीय व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में उभरा है। यानी विश्व व्यापार संगठन जो एक संस्था है उसके अंतर्गत भी जो यूरोपीय संघ है वो अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, और यानी एक शक्ति के रूप में उभरा यूरोपीय संघ। तो ये थे यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव। अगला है यूरोपीय संघ का राजनीतिक प्रभाव। यानी यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव कौन कौन से हैं? तो पहला है सुरक्षा परिषद में प्रभाव। यानी यूरोपीय संघ है वो सुरक्षा परिषद में भी काफ़ी प्रभाव रखती है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत ब्रिटेन और फ्रांस ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो इस कारण से यूरोपीय संघ का सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो प्रभाव है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। दूसरा है ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करना। यानी ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जो मुद्दा था उसके अंतर्गत यूरोपीय संघ ने जो अमेरिका की जो नीतियां थी उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। तीसरा है यूरोपीय संघ के कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें 2 सदस्य तो उसके अस्थायी सदस्य कौन से? ब्रिटेन और फ्रांस। उसके अलावा यूरोपीय संघ के कई देश ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत उनको अस्थायी मान्यता प्राप्त है। तो यानी यूरोपीय संघ का सुरक्षा परिषद के अंतर्गत अस्थायी सदस्य के रूप में भी और अस्थायी सदस्य के रूप में दोनों तरह से इसका प्रभाव है।
चौथा इसका राजनीतिक प्रभाव है चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर सैनिक शक्ति की जगह कूटनीति, आर्थिक सहयोग व बातचीत की नीति काफ़ी प्रभावी हुई। यानी यूरोपीय देशों का चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर सैनिक शक्ति की जगह यानी टकराव की जगह टकराव नहीं करके बल्कि ये जो मुद्दे हैं उनको आर्थिक सहयोग और बातचीत के माध्यम से यूरोपीय संघ ने सुलझाने का प्रयास किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो एक बहुत बड़े मायने रखती है। अगला प्रभाव हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ का सैनिक प्रभाव। सैनिक प्रभाव में हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ की जो सेना है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यानी अमेरिका के बाद में यूरोपीय संघ की जो सेना है उसका विश्व में दूसरा स्थान है। यूरोपीय संघ का जो कुल रक्षा बजट है वो भी अमेरिका के बाद में सबसे अधिक है। तीसरा है यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो परमाणु हथियार से संपन्न है, परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इनके पास में काफ़ी मात्रा में परमाणु हथियार है। चौथा है अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी दुनिया में इसका दूसरा स्थान है। यानी यूरोपीय संघ का न केवल आर्थिक और परमाणु हथियारों के संबंध में इसका प्रभाव है बल्कि यह अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने पढ़ा यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव। अब आगे हम आते हैं इसकी सीमाएं, यानी इसकी सीमाएं क्या है। अनेक मामलों में यूरोपीय संघ के देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि यूरोपीय संघ के अंदर के जितने भी देश हैं इनकी एक यूरोपीय संघ के रूप में साझी और विदेश नीति होने के अलावा इन देशों की अपने स्वयं की विदेश और सुरक्षा नीति भी है, जो कई बार यूरोपीय संघ की जो विदेश और सुरक्षा नीति है उसके बीच में वो कई बार खिलाफ हो जाती है, उसमें बाधा बनती है। दूसरी है यूरो मुद्रा को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी नाराजगी है। यानी कई देश हैं यूरोपीय संघ के जो यूरो को लेकर के नाराज हैं, वो यूरो को लागू नहीं करना चाहते। कुछ जो देश हैं वो यूरो को लागू करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूरो को लागू करने के संबंध में भी सभी देशों की जो राय है वो एक समान नहीं है। कुछ देश हैं वो यूरो को लागू करने के संबंध में उनमें संशय है, नाराजगी है। तीसरी सीमा इसकी डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा है यूरो, उसको मानने का उन्होंने प्रतिरोध किया। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी नाराजगी है, तो वो किन देशों में है? वो है डेनमार्क और स्वीडन में। यानी ये दोनों देश है वो मास्ट्रिक्ट संधि यानी कहने का मतलब कि ये मास्ट्रिक्ट संधि है क्या? यानी यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था वो इस मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से ही हुआ था। यानी मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही ये यूरोपीय संघ है वो अस्तित्व में आया था। तो हम कह सकते हैं कि भाई मास्ट्रिक्ट जो संधि है वो यूरोपीय संघ यानी मास्ट्रिक्ट संधि के मार्फत ही यूरोपीय संघ है वो प्रभाव में आया था। तो डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी जो यूरोपीय मुद्रा है उसको मानने का उन्होंने प्रतिरोध किया था, उसका विरोध किया था। चौथी इसकी सीमा है इसकी विदेशी और रक्षा मामले में काम करने की जो क्षमता है वो सीमित है। कहने का मतलब है कि जो विदेशी और यानी दूसरे देशों के साथ में व्यापार और विदेश नीति को तैयार करने और रक्षा मामलों के संबंध में इसकी जो काम करने की जो क्षमता है वो सीमित है, क्योंकि कई बार विदेशी और रक्षा मामलों में के काम करने के सवाल को लेकर के इसके जो सभी देश हैं उनमें एक राय नहीं बन पाती है। कुछ देश हैं वो इसमें विदेशी और रक्षा मामलों के अंतर्गत वो जो नीतियां हैं उनका कई बार विरोध भी करते हैं। पांचवा है 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया। तो विद्यार्थियों, हमें एक ध्यान रखने की बात यह है कि अब जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के अंतर्गत 51% लोगों ने यह सुझाव दिया कि ब्रिटेन है उसको यूरोपीय संघ से अलग हो जाना चाहिए। तो 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। तो ये भी इसकी एक सीमा है, क्योंकि
ब्रिटेन जैसी महाशक्ति का यूरोपीय संघ से अलग होना निश्चित तौर पर यूरोपीय संघ के प्रभाव को कम करता है। तो ये था विद्यार्थियों यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ क्या था, यूरोपीय संघ का गठन है वो किस प्रकार से हुआ, यूरोपीय संघ का फिर हमने प्रभाव देखा, यूरोपीय संघ का हमने आर्थिक प्रभाव देखा, राजनीतिक प्रभाव देखा और यूरोपीय संघ का सैनिक प्रभाव देखा। उसके बाद में यूरोपीय संघ की जो कमियां हैं, उसके जो सीमाएं हैं, उसका हमने अध्ययन किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो यूरोपीय संघ है वो आज विश्व के अंतर्गत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है और ये जो संगठन है वो आगे चल करके अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। अब हमें दूसरी जो शक्ति है वो पढ़ेंगे आसियान। तो यूरोपीय संघ के बाद में जो दूसरी शक्ति है वो है आसियान। आसियान है वो भी एक शक्ति के रूप में उभर रही है और आने वाले समय के अंतर्गत जो अमेरिकी वर्चस्व है उसको चुनौती देने में सक्षम हो सकती है। तो विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। तो आसियान का पूरा नाम क्या है, आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यानी आसियान का पूरा नाम क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई, तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। यानी 1967 के अंतर्गत 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर के आसियान की स्थापना की थी। उसके बाद में ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 5 देश आसियान में बाद में और शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार आसियान में सदस्यों की संख्या है वो 10 हो गई। यानी 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी और फिर 5 देश बाद में इसमें शामिल हुए। तो इस प्रकार आसियान के अंतर्गत वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 10। अब हम पढ़ेंगे कि भाई जो आसियान संगठन की स्थापना की गई थी तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था, यानी किन उद्देश्यों को लेकर के आसियान की स्थापना की गई थी। तो पहला उद्देश्य है आर्थिक रूप से विकास को तेज करना। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो ये 10 देश हैं इनके अंतर्गत आर्थिक जो विकास है उसको तेज करना, ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। यानी इन देशों के द्वारा अपने देश के अंतर्गत जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो पिछड़ापन है उस पिछड़ेपन को दूर करके और विकास करना, ये इनका दूसरा प्रमुख लक्ष्य था। तीसरा है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत इन देशों के द्वारा स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर शांति और स्थायित्व को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए इन देशों को आपस में मिलकर के सहयोग की नीति अपनानी बहुत ही ज़रूरी थी और इस दिशा में आसियान है वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। तो ये थे आसियान के प्रमुख रूप से उद्देश्य। अब देखो विद्यार्थियों, एक आता है आसियान शैली। यानी आसियान शैली क्या है, किसे कहते हैं आसियान शैली, तो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप। और दूसरा है कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान। यानी आसियान शैली क्या है कि जो दक्षिणी पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके अंतर्गत अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक जो उनका जो मेल मिलाप है, यानी परस्पर सहयोग के आधार पर उनकी काम करने की जो शैली है, जो तरीका है, उसको कहा जाता है विद्यार्थियों आसियान शैली। यानी आसियान देशों की आपस में सहयोग के आधार पर अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग के आधार पर काम करने की जो उनकी जो शैली है, जो तरीका है, उसको कहा जाता है आसियान शैली। और दूसरा इनका कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान। यानी जिस उद्देश्य को लेकर के आसियान की स्थापना की गई थी उन्होंने इसके लिए जो अपना जो मुख्य जो मुद्दा बनाया था, जो मुख्य यानी जिन उद्देश्यों को लेकर के आसियान की स्थापना की थी, यानी उनको अपने केंद्रीय भूमिका के रूप में स्थान देना और उन जो नियम उन्होंने आसियान के अंतर्गत बनाए थे कि वो आपस में एक टकराव रहित और परस्पर सहयोग के आधार पर काम करेंगे, उनका सम्मान करना, ये इस संगठन की प्रमुख इसका उद्देश्य था। अब आगे आता है विद्यार्थियों आसियान के स्तंभ। यानी आसियान के स्तंभ का मतलब है कि आसियान किन किन
जो उसके जो आसियान के अंतर्गत ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर आसियान है वो खड़ा है, या हम कह सकते हैं कि भाई आसियान है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से मुद्दों के ऊपर बल देता है। तो आसियान की जो आधारशिला है वो क्या है? पहला है आसियान आर्थिक समुदाय। यानी आसियान के जो स्तंभ है वो प्रमुख रूप से 3 स्तंभ है। आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आसियान आर्थिक समुदाय। यानी आसियान आर्थिक समुदाय का जो उद्देश्य है वो ये है कि सदस्य देशों के साथ साझा बाजार तैयार करना और उत्पादन आधार तैयार करना। यानी आसियान के जो सदस्य देश हैं उन्होंने मिलकर के अपना एक साझा बाजार तैयार कर लिया है, और उस बाजार के अंतर्गत जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो अपना जो माल है, जो उत्पादन है, उसको वो उचित मूल्य के ऊपर वहाँ पर बेच सकते हैं, और उसका जो एक जायज़ मुनाफा है वो आसियान के जो देश हैं वो कमा सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन आधार तैयार करना, यानी आसियान के जो देश हैं वो मिलकर के उत्पादन को अधिक से अधिक किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं उसके लिए भी वो रणनीति तैयार करते हैं। दूसरा है इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। यानी जो आसियान स्तंभ है इसका जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य है वो इस इलाके के अंतर्गत जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ापन है उस पिछड़ापन को दूर करके विकास करना। आसियान आर्थिक समुदाय का तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें सुधार करना। चौथा है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। आसियान ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में विशेष तौर से इस दिशा में क्या काम किया है, क्योंकि जब तक जो आसियान के देश हैं वो मुक्त व्यापार को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक ये देश आर्थिक विकास के मामलों में आगे नहीं बढ़ सकते। इसी कारण से आसियान के देशों ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है, विशेष तौर से निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में। अगला इसका उद्देश्य आर्थिक समुदाय का इस प्रस्ताव पर बातचीत की पहल अमेरिका व चीन ने भी कर दी है। यानी आसियान समुदाय के द्वारा जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में जिस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं इस प्रस्ताव पर बातचीत की पहल अमेरिका और चीन जैसे देशों ने शुरू कर भी दी है। तो ये था अपना आर्थिक समुदाय और उसके प्रमुख उद्देश्य। अगला आता है आसियान सुरक्षा समुदाय। यानी आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है? विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी आसियान सुरक्षा समुदाय का जो पहला जो उद्देश्य है वो है कि विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी आसियान के जो सदस्य देश हैं यदि उन देशों के बीच में जब कहीं कोई विवाद होता है या कोई मनमुटाव होता है तो ऐसे मुद्दों को वो सैनिक टकराव तक न ले जा करके आपस में मिलजुल करके एक मंच पर बैठ करके उन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, जिससे ये आपस में होने वाले जो मनमुटाव हैं, जो मुद्दे हैं, उनको समय रहते ही वो आपसी सहमति के आधार पर बातचीत के माध्यम से सुलझा लेते हैं, जिससे युद्ध तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। 2003 तक आसियान के देशों के द्वारा कई समझौते किए गए हैं और वो समझौते किए गए हैं शांति, निष्पक्षता और सहयोग की दिशा में। यानी पूर्व एशिया के अंतर्गत जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन्होंने शांति, निष्पक्षता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कई समझौते भी किए हैं। अगला आता है आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसको ARF कहते हैं। इसकी स्थापना 1994 के अंतर्गत की गई थी। यानी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सुरक्षा व विदेश नीति में तालमेल के लिए।
यानी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, जिसके मार्फत ये जो आसियान के जो सदस्य देश हैं वो आपस में एक मंच पर बैठ करके, एक जगह बैठ करके, और वो अपने एक सुरक्षा और विदेश नीति में आपस में तालमेल बैठाते हैं, आपस में समन्वय स्थापित कर लेते हैं। अगला इसका स्तंभ है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। यानी इसके माध्यम से जो आसियान के जो देश हैं वो अपने देश के अंतर्गत सामाजिक और जो सांस्कृतिक विकास है उसको हासिल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समाज के अंतर्गत जो सामाजिक पिछड़ापन है, जो समाज में जो घोर असमानता है, गरीबी है, उसको दूर करने का ये देश आपस में मिलकर के प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे आसियान के 3 स्तंभ, जिन स्तंभों के आधार पर आसियान है वो काम करता है। अब आसियान के देशों ने एक आसियान विजन 2020 का गठन किया है। यानी आसियान विजन 2020 किया, यानी इन्होंने एक कल्पना की है, एक 2020 इस विजन के माध्यम से उन्होंने अपने कुछ लक्ष्यों का निर्धारण किया है, और इस विजन के माध्यम से वो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आसियान विजन 2020 के माध्यम से भी आसियान है वो विश्व के अंतर्गत अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। अब ये देखो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि यह आसियान विजन 2020 है क्या। तो आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बहिर्मुखी भूमिका को प्राथमिकता दी गई है। यानी जो आसियान जो संगठन है न वो केवल एक दिशा में काम करता है, बल्कि यह कई दिशा में काम करता है। जो ये आसियान जो संगठन है ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, यानी हर तरह से अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आसियान विजन 2020 की जो प्रमुख बात वो यह है कि टकराव की जगह बातचीत की नीति को बढ़ावा देना। यानी आसियान विजन 2020 में इस बात को जगह दी गई है कि इन देशों के बीच में यदि कहीं कोई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, या कोई ऐसे कोई मुद्दे की कोई बात होती है, तो वो उस मुद्दे को वो सैनिक टकराव तक नहीं ले जा करके उसको आपस में मिल करके बातचीत के माध्यम से उस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यानी यदि इन देशों के बीच में कोई मनमुटाव होता है तो उस मनमुटाव को वो टकराव की जगह उसको बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। तीसरा है बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से उसकी वार्षिक बैठकें भी होती रहती है। यानी हर साल के अंतर्गत एक बार आसियान देशों की बैठक होती है, और उस बैठकों के अंतर्गत इनके अंतर्गत जो भी यदि कोई मुद्दे होते हैं या यदि कोई संघर्ष का यदि कोई मुद्दा होता है तो उसको वो खुल करके इस बैठक के अंतर्गत उसका निदान कर लेते हैं, उसका समाधान कर लेते हैं। चौथा, आसियान विजन 2020 में चौथी उसमें जो प्रमुख स्थान दिया गया जिस बात को, वह है भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू करेगा। यानी भारत भी आसियान के सदस्य देशों से मिलकर के अपने व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहता है। आसियान की ताकत, यानी आसियान की असली ताकत क्या है? अपने सदस्य देशों और बाकी क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर बातचीत व परामर्श, यानी ये आसियान की असली ताकत है। यानी आसियान के जो सदस्य देश हैं उनमें कभी भी यदि मनमुटाव या कोई बात बिगड़ती है तो उसको वो आपसी बातचीत और सहयोग के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो बात है, यानी ये आसियान की एक ताकत के रूप में काम करती है। यानी इसने आसियान की ताकत को बढ़ावा दिया है। तो ये था आसियान 2020। तो विद्यार्थियों, हमने पहले यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आसियान के बारे में, यानी आसियान क्या था और आसियान के स्तंभ क्या थे, आसियान के प्रभाव क्या थे, और अंत में आसियान विजन 2020 क्या था, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए हमने प्रमुख रूप से 2 प्रमुख संगठनों का अध्ययन किया है। वो एक था यूरोपीय संघ और दूसरा था आसियान। अब विद्यार्थियों, अपना जो तीसरा जो बिंदु है वो है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। यानी आज चीन है वो जिस तरह से अपना विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, यानी चीन है
वो एक शक्ति के रूप में उभर सकता है, जो अमेरिका समेत बाकी देशों के लिए एक चुनौती के रूप में पनप सकता है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चीन का शुरुआती दौर। 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना हुई। यानी कहने का मतलब है कि आज चीन के अंतर्गत जो साम्यवादी रूप के अंतर्गत जिस तरह से आज चीन हमें दिखाई दे रहा है, ये चीन 1 अक्टूबर 1949 को चीन इस रूप में इस रूप में चीन है वो अस्तित्व में आया था। यानी ऐसी बात नहीं है कि चीन पहले कोई किसी देश के का गुलाम था या पराधीन था, ऐसी बात नहीं है। यानी आज चीन का जो हम रूप देख रहे हैं, जिस तरह से आज चीन में जो साम्यवादी व्यवस्था है, इस साम्यवादी व्यवस्था के रूप में चीन है वो 1 अक्टूबर 1949 को अस्तित्व में आया था। सबसे जो शुरुआती दौर है, इसके अंतर्गत चीन है वो पहले पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया था। यानी चीन ने जब साम्यवादी व्यवस्था अपनाई तो चीन है वो पूरी दुनिया से अलग होकर के अपने देश को अलग कर लिया, और पूरे जो भी जिन संसाधनों की आवश्यकता होती थी, उन सारे संसाधनों का चीन है वो अपने देश में ही उत्पादन कर रहा था। फिर बाद में सरकार के नियंत्रण में बड़े उद्योगों का विकास हुआ। यानी बड़े उद्योगों का विकास क्यों हुआ? क्योंकि चीन है उसने अपने आप को पूरे विश्व से अलग कर लिया था, वो एक तरह से अलग थलग था, बाकी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो चीन की जो व्यवस्था थी वो सरकारी नियंत्रण में आ गई, और बड़े उद्योगों का विकास करना चीन ने शुरू कर दिया था। जब विदेशी मुद्रा में कमी आई, तो विदेशी मुद्रा में कमी के कारण जो सभी चीज़ों का अपने देश में उत्पादन करने पर जोर दिया। यानी सभी चीज़ों का चीन ने अपने देश में उत्पादन करने पर जोर क्यों दिया? तो इसका कारण ये है कि चीन है उसने अपने आप को बाकी विश्व से अलग कर लिया था। तो अब वो बाकी देशों से अपने देश के अंतर्गत कोई वस्तुओं का न तो आयात कर सकता था और न ही निर्यात कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में अब इसका एक और कारण था, वो था विदेशी मुद्रा में कमी। यानी हमें जब दूसरे देशों के साथ व्यापार करना होता है तो इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो जब विदेशी मुद्रा की कमी आई तो इस कारण से जो सभी चीज़ें थी उसका चीन ने अपने देश के अंतर्गत उत्पादन करने के ऊपर जोर दिया। तो विद्यार्थियों, ये था चीन का शुरुआती दौर। तो चीन के शुरुआती दौर के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना हुई। शुरू के अंतर्गत चीन ने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लिया, और उसके बाद में जो चीन की जो सारी व्यवस्था थी, जो भी संसाधन थे, वो सरकार के नियंत्रण में आ गए, और चीन ने बड़े उद्योगों के विकास पर बल दिया। उसके बाद में जब विदेशी मुद्रा में कमी आई तो चीन ने सभी चीज़ों का अपने देश के अंतर्गत उत्पादन करने पर जोर दिया। तो चीन का जो शुरुआती दौर था उसके अंतर्गत चीन ने अपने केवल घरेलू नीति को बढ़ाने का पर बल दिया। उसने जो विदेश के अंदर दूसरे देशों के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य की जो नीतियाँ थी उससे अपने आप को अलग कर लिया था। तो ये था चीन का शुरुआती दौर। उसके बाद में आता है अर्थव्यवस्था को खोलना। 1972 में पहली बार अमेरिका से संबंध स्थापित किए। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जो चीन का जो शुरुआती दौर था वो केवल अपने घरेलू बाजार या घरेलू अर्थव्यवस्था तक ही सीमित था, दूसरे देशों से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो डाउन होती गई, तब चीन ने यह देखा कि उस चीन को दूसरे देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना होगा। ऐसा करके ही चीन है वो अपना विकास कर सकता है। तो इसी उद्देश्य से 1972 के अंतर्गत पहली बार अमेरिका से चीन ने अपने संबंध स्थापित किए। तो विद्यार्थी, ये प्रश्न बनता है कि भाई चीन ने अमेरिका से अपने संबंध स्थापित कब किए पहली बार? तो 1972 में। इसके बाद एक साल बाद 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना एवं विकास व प्रौद्योगिकी में विकास का प्रस्ताव रखा। यानी इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए चीन ने 1972 में जब अमेरिका से पहली बार संबंध स्थापित किए थे, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 1973 के अंतर्गत
चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने आर्थिक विकास के मामले में एक कदम और आगे बढ़ाया और उन्होंने कृषि, उद्योग, सेना विकास और प्रौद्योगिकी के मामले में विकास का एक नया प्रस्ताव रखा। और 1978 के अंतर्गत चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार का मतलब ये है कि अब चीन है वो विश्व के अंतर्गत किसी भी देश के अंतर्गत व्यापार कर सकता है, किसी भी देश के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को तोड़ सकता है। यानी उसने खुले द्वार की नीति अपनाई कि यानी चीन को जैसा अच्छा लगेगा, जिस देश के साथ व्यापार करना अच्छा लगेगा, चीन ये देखा कि भाई किस देश के साथ व्यापार करने से चीन को आर्थिक विकास का फायदा मिल सकता है, उसके साथ चीन है वो अपने संबंधों को बढ़ावा देगा। तो इस तरह से चीन ने धीरे धीरे अपने जो अर्थव्यवस्था थी उसको खोलना शुरू कर दिया था। अब देखो अर्थव्यवस्था खोलने के बाद 1982 में चीन के अंतर्गत खेती का निजीकरण किया। यानी पहले क्या था भाई, हम जानते हैं कि चीन के अंतर्गत साम्यवादी प्रणाली थी और आज भी चीन में साम्यवादी प्रणाली है। तो साम्यवादी प्रणाली के अंतर्गत जो भी संसाधन होते हैं वो उन सारे संसाधनों के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। तो जब चीन ने देखा कि चीन है वो खेती और औद्योगिक मामलों के अंतर्गत पिछड़ता जा रहा है, तो उसने खेती और उद्योगों के मामले में पिछड़ेपन से मुक्ति पाने के लिए उसने 82 में खेती का निजीकरण किया और 1988 में चीन ने उद्योगों का निजीकरण किया। इसके बाद चीन ने सेज की स्थापना की, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन ने पूरे देश के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग आर्थिक केंद्र खोल दिए थे। यानी इसी को कहते हैं सेज। तो चीन ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सेज की स्थापना की। यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र चीन ने अपने देश के अंतर्गत बना दिए थे जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकी। और 2001 के अंतर्गत चीन है वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस प्रक्रिया को चीन का उत्थान कहा जाता है। अब तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि भाई जो चीन का उत्थान है वो किसे कहा जाता है, तो चीन के द्वारा इस प्रकार की जो नीतियां अपनाई गई उसको चीन का उत्थान कहा जाता है। यानी चीन ने अपना उत्थान करने के लिए कौन कौन से काम किए, तो देखो हम कह सकते हैं कि चीन ने अपना उत्थान करने के लिए यानी अपना विकास करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए चीन ने जो पहले एक सामाजिक देश होने के साथ जो दूसरे देशों के साथ उसने व्यापारिक और जो आर्थिक विकास के जो मामले थे उनसे अपने आप को अलग कर लिया था। तो चीन ने बाद में अपने अर्थव्यवस्था को खोला। उसने 1972 में उसने अमेरिका से संबंध स्थापित किए। 1973 के अंतर्गत यानी एक साल बाद में चाउ एन लाई ने विकास के प्रस्ताव रखे। उसके अंतर्गत उसने कृषि, उद्योग, सेना विकास और प्रौद्योगिकी को उसने शामिल किया। उसके बाद में 1978 के अंतर्गत चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई और उसके बाद में चीन ने अपने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया। उसके अंतर्गत उसने 1982 में खेती का निजीकरण किया। 1988 के अंतर्गत उसने उद्योगों का निजीकरण किया। चीन ने अपने देश के अंतर्गत सेज की स्थापना की और 2001 के अंतर्गत चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। तो इस प्रकार की चीन के द्वारा ये जो नीति अपनाई गई, ये जो कार्यवाही की गई, इस पूरी प्रक्रिया को चीन का उत्थान कहा जाता है। तो विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे कि चीन के द्वारा जो नई आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी उन नीतियों का क्या परिणाम हुआ। तो चीन के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों का परिणाम यह हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था में गति आई। यानी पहले चीन की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल धीमी गति से चल रही थी, चीन का जो आर्थिक विकास था वो दिन दिन डाउन होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था। उसको एक तरह से चीन के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था में गति आई। दूसरा है कृषि के निजीकरण से किसानों की आय बढ़ी। यानी जब चीन ने कृषि का निजीकरण किया तो किसान है वो रुचि के साथ
कृषि संबंधी कार्य करने से किसानों जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी, और उत्पादन बढ़ोतरी होने से किसानों की जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। तीसरा है चीन में विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि हुई। यानी अब चीन है वो आर्थिक और व्यापार के मामले में इतना अधिक विकास ही कर लिया कि अब चीन है वो विदेशी निवेश करने की उसकी जो क्षमता थी उसमें भी चीन ने वृद्धि की। चौथा है विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ी। यानी पहले हमने ऊपर पढ़ाया कि चीन के अंतर्गत जब विदेशी मुद्रा की कमी आ गई थी तब चीन ने अपने देश के अंदर ही सभी वस्तुओं का उत्पादन करने पर बल दिया। लेकिन जब चीन ने देखा कि दिन दिन उसका जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है, विकास की जो दिशा है वो कमज़ोर होती जा रही है, तो चीन ने फिर खुले द्वार की नीति अपनाई थी। चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित किए। अपने देश के अंतर्गत भी जो चीन की जो अर्थव्यवस्था के जो नियम थे उन नियमों के अंतर्गत भी चीन ने बदलाव किया था। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ यह कि जो विदेशी मुद्रा थी उसमें बढ़ोतरी हुई और चीन ने दूसरे देशों में निवेश करना शुरू किया, उसने पूंजी लगाना शुरू कर दी थी। चीन है विश्व में एक आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा था। यानी जिस तरह से चीन ने अपने देश के अंतर्गत आर्थिक विकास के मामले में जो सुधार किए, इस तरह से चीन है वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंतर्गत चीन है वो एक विश्व की एक शक्ति के रूप में बन करके उभर सकता है। तो विद्यार्थियों, ये पढ़ा हमने चीन की उभरती अर्थव्यवस्था के बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं भारत चीन संबंधों के बारे में। भारत चीन संबंध। भारत है वो चीन का एक पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच में हालांकि जो संबंध है वो अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण से भारत और चीन के बीच में कई प्रकार की समस्याएं रही हैं। उन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसमें कई बार मनमुटाव आए हैं, दोनों के बीच में आपसी द्वेष की भावना बढ़ी है। तो भारत और चीन के बीच में जो अच्छे संबंध है, अच्छे संबंधों के बीच में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी, यानी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उसको खराब करेंगी। पहला है 1962 में भारत चीन युद्ध, जिसमें भारत की हार हुई थी। तो विद्यार्थियों, जब 1954 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में जो पंचशील सिद्धांत का जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत यह हुआ था कि जो दोनों देश हैं वो परस्पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे और आपस में वो हिंद चीन भाई भाई की तरह रहेंगे। लेकिन चीन ने 1962 के अंतर्गत चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। भारत चीन युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत भारत की हार हुई। तो इस युद्ध के कारण भारत का जो चीन के ऊपर से जो विश्वास है वो विश्वास उठ गया और भारत के आज भी ऐसा रहता है कि चीन है वो एक आक्रामक देश है और वो कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि चीन है वो सदा से अपनी जो नीति है वो विस्तारवादी नीति के रूप में उसने विस्तारवादी नीति अपनाई है। तो 1962 का जो भारत चीन युद्ध है उसने भी भारत और चीन के बीच में संबंधों को खराब किया है। दूसरा है जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद। यानी जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों के ऊपर चीन है वो अपना अधिकार मानता है। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अंतर्गत भी चीन है वो आज भी दखल देता है और वो ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश है वो पहले चीन का ही हिस्सा था और आज भी चीन का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा मानना है चीन का। तो इस प्रकार चीन की ये जो नीति है इससे भारत और चीन के बीच में मनमुटाव पैदा हुए। तीसरा है तिब्बत पर चीन का कब्जा जमाना। यानी तिब्बत है वो भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। तो जब चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार करना चाहा और अंत में चीन ने तिब्बत के ऊपर अपना अधिकार कर भी लिया, तो इससे भी भारत और चीन के बीच में मनमुटाव पैदा हुए। चौथा है भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना। यानी जब चीन ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया तो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा और जो धार्मिक
जो नेता थे उन्होंने चीन के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण करने के समय भारत से मदद मांगी, तो भारत ने दलाई लामा और उसके जो अनुयायी थे उन अनुयायियों को भारत ने शरण दी। तो इस कार्य को भी चीन ने कटुतापूर्ण माना, विरोधापूर्ण रवैया कह करके उसने इसका भारत का विरोधापूर्ण रवैया माना चीन ने, कि उसने दलाई लामा को यानी भारत में शरण नहीं देने चाहिए। यह एक तरह से भारत ने चीन के लिए अच्छा नहीं किया है। तो भारत और चीन संबंधों के बीच में जो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख समस्या ये हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच में जो मनमुटाव है वो कम नहीं होकर के बढ़ा है। भारत भी यह शंका करता है कि चीन की जो नीति है वो विस्तारवादी नीति है। चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। दूसरी बात है, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी चीन और भारत के बीच में मनमुटाव रहे हैं। तिब्बत पर चीन का कब्जा जमाना भी भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उसमें कटुता पैदा करता है। और चौथा है, भारत द्वारा जो दलाई लामा को शरण दी गई थी उसको भी चीन है वो अपने लिए विरोधीपूर्ण रवैया के रूप में देखता है। अब है देखो, भारत और चीन के बीच में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए। तो भारत और चीन के बीच में जो संबंध है, अच्छे संबंध बनाने के लिए जो सुधार किए गए थे वो है, पहला है पंचशील का समझौता, यानी 1954 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में पंचशील का समझौता हुआ था। यानी इस समझौते के तहत यह तय किया गया था कि जो दोनों देश है वो अपने घरेलू मुद्दों पर ध्यान देंगे, वो विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाएंगे और परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाएंगे। यानी आदि कई बातों को पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो पंचशील का जो सिद्धांत है वो दोनों देशों के बीच में एक अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था पंचशील सिद्धांत के माध्यम से। उसके बाद में 1981 में दोनों देशों ने अपना जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने हेतु बातचीत भी की गई थी दोनों देशों के बीच में। यानी 1981 में जो दोनों देशों के बीच में जो मैकमोहन रेखा को लेकर के जो विवाद है उस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हुई थी। तीसरा है, 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था और इस दौरे के पश्चात चीन और भारत के बीच में व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया था। चौथा है, आर्थिक सहयोग बढ़ा और व्यापार में वृद्धि। यानी जब 1988 में राजीव गांधी और चीन के बीच में जब राजीव गांधी ने जब चीन का दौरा किया तो उससे दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ा और व्यापार में वृद्धि। तो विद्यार्थियों, आज का ये था हमारा अध्याय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो अध्याय है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई कमेंट है, यदि आपकी कोई बात अपने रखना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात है वो शेयर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आज का यह जो लेसन है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियो है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।